मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, आप हमें पहचानते हैं, बस इतना ही काफी है। हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई रिंकू कुमार चौरसिया फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबों का मोस्ट वेलकम करते हैं। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको जीके जीएस, क्विज कंपटीशन, पैरामेडिकल, नीट, इन सभी एग्जामों में आपसे पूछे जाने वाले सवालों का टॉपिक को हम उठाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव पाचन तंत्र, जो कि बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो इस पर हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पाचन से हम शुरू करते हैं कि पाचन है क्या। तो पाचन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पोषक तत्व जो है छोटे छोटे अकार्बनिक पोषक तत्वों में ये डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से ये ब्रेकडाउन होता है, टूट जाता है, और फिर इसमें इन्वॉल्व होने वाले, इसमें शामिल होने वाले जो अंग होते हैं, इसी अंग को हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र की शुरुआत करते हैं। तो मानव की जो पाचन तंत्र है ये माउथ से लेकर माउथ टू एनस, यानी मुंह से लेकर गुदा तक की जो स्थान है, इसी स्थान का नाम मानव पाचन तंत्र अर्थात आहार नाल कहा जाता है। और यदि बात करें आहार नाल की जो लंबाई होती है 8 to 10 मीटर होती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इंसान की लंबाई मैक्सिमम 5 से 6 फीट, 6.5 फीट होता है, लेकिन यहाँ तो 8 से 10 मीटर है, यानी 1 मीटर बराबर लगभग 3 से 3.5 मीटर फीट होता है। 1 मीटर बराबर लगभग 3 से 3.5 फीट आता है। तो इंसान की लंबाई जो है 6 फीट ही है। तो आखिर इसके बॉडी के अंदर किस तरह से ये असेंबल हुआ है, ये हैरत कर देने वाली बात है। तो अर्थात यहां समझना है कि मानव की जो पाचन तंत्र है, यहां भी हम गौर से देखें ये संरचना को, यहां जो है बहुत ज्यादा कुंडलित होता है, ये बहुत ज्यादा रस्सी के समान एकदम ऐठा हुआ झीक जैक संरचना है। आज इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट को हम टच करने जा रहे हैं। तो माउथ से लेकर एनस तक की जो लंबाई है, इसी लंबाई को हम आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल में बहुत सारे अंग पार्टिसिपेट हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सब पार्ट्स है और किसका क्या काम है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है माउथ होता है। माउथ के बाद आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है ओसोफेगस। फिर आता है स्टोमक, और फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इन टॉपिक को हम आज बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर बात करते हैं माउथ का मतलब होता है मुंह के बाद आता है आपका फेरिंग्स। यहाँ जो संरचना होगा इसी को फेरिंग्स कहेंगे। फेरिंग्स के बाद आता है ओसोफेगस, ये संरचना। इसके बाद आता है आपका ये स्टोमक आता है। स्टोमक के बाद ये जो देख रहे हैं ये संरचना, इसका नाम दिया गया है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो मोटा सा देख रहे हैं यही लार्ज इंटेस्टाइन है। इन सभी चीजों को हम क्रमबद्ध तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये क्या है, आखिर ये जो मानव के अंदर जो है मशीन जैसा जो संरचना है, इसी मशीन जैसे संरचना का जो नाम दिया गया, हम जो नाम बताएं, इसका आखिर क्या वर्क है। तो बारी बारी से करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम माउथ के ऊपर। अब माउथ जो है
एक लिप्स के द्वारा, दो लिप्स है, इस लिप्स के द्वारा जो है कवर होता है। और ये जो है स्किन का बना होता है, और ये स्किन जो जानते हैं कि ये जो होता है थर्मो रिसेप्टर होता है। जब हम कोई भी चीज, गर्म चीज को खाने की कोशिश करते हैं तो गर्म चीज जैसे मुंह से टच होता है, हमें गर्म या ठंडापन का एहसास होता है। ये जान गए। अब इसके अंदर जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को बक्कल कैविटी कहते हैं। यहाँ जो खाली स्थान है, इसी स्थान को हम बक्कल कैविटी कहते हैं, अर्थात मुख गुहा कहते हैं। अब मुख गुहा के अंदर बात करें तो दो जॉ होता है। एक होता है ऊपर वाले को अपर जॉ कहते हैं और नीचे वाले को लोअर जॉ कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारे मुंह के अंदर जो जॉ है, जबड़ा है, ये जबड़ा जो है कौन सा जबड़ा गतिशील है? तो याद रखना है कि हमारा जो लोअर जॉ है, निचली जबड़ा जो होता है, ये जो होता है गतिशील होता है, मूवेबल होता है। और कुछ ऐसे प्राणी हैं जिसके दोनों जबड़ा काम करते हैं, दोनों जबड़ा जो है गति करता है, दोनों जबड़ा एक्सपेंड करता फैलता है। जैसे बात करें सांप, सांप का मुंह देखने में इतना छोटा लगता है, लेकिन अपने मुंह के आकार से भी बड़े जीवों को वो आसानी से निगल जाता है। ये अपने आस पड़ोस में आपने देखा होगा। तो ये तो जबड़ा की बात हुआ। अब जबड़ा के ऊपर जो है दांत पाए जाते हैं। अब दांत जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है अस्थायी दांत, जो बच्चे में पाया जाता है, जो कि 5 से 10 वर्ष की उम्र में जो दांत आता है ये फिर से टूट जाता है। ऐसे दांत को हम मिल्क टीथ कहते हैं, और इसकी संख्या जो है नंबर ऑफ 20 होता है। अब इसके बाद हम बात करें परमानेंट टीथ होता है। ये जो टीथ होता है मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। अब सवाल आता है कि कौन सब है सर? तो सबसे पहले यदि बात करें इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर पाया जाता है। अब बात करें तो ये चारों टाइप के दांत मिलाकर कुल एक एडल्ट इंसान में, एक वयस्क इंसान में 32 होता है। अब बात करते हैं कि इसकी संख्या कितना होता है। इसकी संख्या जो है 8 होता है, इसकी संख्या जो होता है 4 होता है, और इसकी संख्या जो होता है आपका 8 होता है, और इसकी संख्या 12 होता है। अब देखते हैं, एक फॉर्मूला से इसको हम क्लियर करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है 21 23 बटे 21 23, यानी जितना ऊपर वाले जबड़ा में दांत होता है जस्ट उसके निचली जबड़ा में भी सेम दांत होता है। अब कैलकुलेट करते हैं तो 2 2 4, 1 1 2, 2 2 2 2 4 और 3 3 6 होता है। अब यहां पे ध्यान रखना है कि 4 2 6, 6 4 10 और 10 6 16 हो गया। तो आपको यहाँ पे आश्चर्य होता हो, आपने बताया कि अभी 32 दांत होता है, अभी तो यहाँ पर 16 ही टूट रहा है। तो यहाँ पे सीधा दिमाग लगाना है कि हमारे मुंह में जो है नंबर ऑफ 2 जॉ होता है, 2 जबड़ा होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आपका दांत हो गया 32। ये आपको बहुत बार नीट और पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको बताना है 21 23 बटे 21 23, जिसका रिजल्टेंट जो है आपको 32 आता है। अब बात करें एक जो चाइल्ड होता है, एक बच्चे होता है, उसमें क्या होता है? उसमें जो है आपका 21 0 2 और 21 0 2 होता है। अर्थात जो है ये आपका इंसीजर होता है, ये केनाइन बच्चे में जो होता है, प्रीमोलर नहीं होता है, और मोलर होता है। इसको यदि हम टोटल कर दें तो आपका 2 2 4, 1 1 2 और यहां देखते हैं 4 2 और 4, इसको यदि कैलकुलेट करें तो ये 10 होता है, 10 होता है। आपका ये 10 हो गया, तो 10 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो है इस तरह से 20 टीथ हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चे में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, आपको बताना है 20 टीथ होता है। ये तो अभी हम दांत के बारे में बात कर रहे थे। अब इसके बाद यदि बात करें तो आपका टंग आता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो कि आपको फ्यूचर में काम देगा। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं टंग के ऊपर। टंग के ऊपर टंग टंग का मतलब होता है आपका जीभ होता है। अब जीभ का क्या काम है? जीभ को हम बच्चे से जान रहे हैं। जीभ का जो मोस्टली काम है, ये जो है आपको भोजन का स्वाद बताता है। भोजन के स्वाद के अलावे जो है, ये स्वाद के अलावे ये बोलने में मदद करता है। बोलने में यदि इंसान के मुंह में जीभ ना होता तो इंसान स्वाभाविक बोल नहीं पाता। और इसका एक और हम इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। जीभ के अंदर जो होता है, सॉरी जीभ के अंदर बोलते हैं, जीभ के ऊपर जो होता है स्पॉट लाइक धब्बा धब्बा जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम टेस्ट बर्ड बोलते हैं। टेस्ट बर्ड, स्वाद कली का बताते हैं इसको। ये स्वाद कली जो है विभिन्न तरह के भोजन के टेस्ट को हमें याद कराता है, बताता है। तो इस तरह से हम जीभ के बारे में देखें। अब जीभ जो है, एक बात बता रहे थे, जीभ में हड्डी नहीं होता है, लेकिन ये बड़े बड़े सुरमा का, बड़े बड़े वीरों का ये हड्डी तोड़वाने का औकात रखता है। कहने का मेरा मतलब है, जीभ से यदि हम अपने वाणी को, अपने आवाज को मीठा नहीं रखते हैं, या किसी को हम कुछ बोल देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, तो ये जो है दूसरे आदमी हमारे जीभ के कारण हमारी हड्डियों को तोड़ सकता है। इसलिए हमें जीभ से सीख लेना है कि जीभ में हड्डी ना होती है तब पर भी यह हड्डी तोड़वाने का औकात रखता है, क्षमता रखता है। ये तो हुआ। अब इसके बाद आते हैं हम, जीभ के बाद जो है अब स्लेवरी ग्लैंड की बात करते हैं। स्लेवरी ग्लैंड, जिसको कि हम लार ग्रंथि कहते हैं। अब लार ग्रंथि पूछा जाएगा आपको कि हमारे माउथ में कितना है, तो 3 पेयर होता है, 3 जोड़ा होता है। अब क्या होता है इस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है पैरोटीड होता है, पैरोटीड ग्लैंड। फिर दूसरा होता है सब मंडिबुलर, मंडिबुलर और सब लिंगुअल। फिर से बात करते हैं। पहला होता है पैरोटीड, जो कि लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड होता है। लार्जेस्ट, आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड का क्या काम है। और ये जो है सीख के यानी गालों के दोनों तरफ ये पाया जाता है। और आपको पूछा जाएगा ये जो है कितने % सलाइवा रिलीज करता है, तो आपको बताना है 20%। ठीक है। उसके बाद होता है दूसरा सब मंडिबुलर ग्लैंड, जो कि 60% सलाइवा रिलीज करते हैं, 60%। और ये जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। सेकेंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड का नाम होता है सब मंडिबुलर। और यह जो होता है माउथ के फ्लोर पे होता है, ऊपरी हिस्सा में होता है। और लास्ट होता है ये स्मॉलेस्ट होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है। ये मात्र 5% सलाइवा रिलीज करता है। अब बाकी जो है ये म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ को रिलीज करता है, म्यूकस को। तो ये टोटल जो है मिलके 100% नहीं पूरता है। आपसे पूछा जाएगा ये तो कितना हो गया, 85 हो गया, 85। अब बाकी शेष क्या चीज है आपको बताना है। 85 के बाद 15% जो है इसमें आपका म्यूकस रहता है। अब बात करते हैं कि सलाइवा आखिर हमारे माउथ में क्या काम करता है। अभी पूछेगा कि सलाइवा जो है मुंह के अंदर जो लार चलता है, पानी चलता है, कोई भी चीज पकवान का नाम सुनते हैं, कोई अच्छा खाना का नाम सुनते हैं, तो हमारे माउथ में नेचुरली जो है पानी चलने लगता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रत्यावर्ती क्रिया है। तो इस, अब जानते हैं हम सलाइवा का क्या काम। सलाइवा जो है
नेचर से ये एसिडिक होता है, यानी इसका पीएच वैल्यू जो है 6.8 होता है, यानी स्लाइटली हल्का सा ये अम्लीय होता है। अब बात करें, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, या इसी को हम स्लेवरी एमाइलेज कहते हैं। तो ये स्लेवरी एमाइलेज जो है हमारे माउथ, यानी जब हम फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ देता है, स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ देता है, और भोजन को ये चिपचिपा बना देता है, ताकि आसानी से माउथ के अंदर बोलस के फॉर्म में, चिपचिपा जो फूड होता है जब हम निगलते हैं तो उसको बोलस कहते हैं, इस बोलस को आसानी से फूड पाइप में आसानी से भेजे। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब भोजन को सही तरीके से हम नहीं चबाते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता है, तो उस टाइम में जो है हमारे गले को, हमारे फूड पाइप को ये छाल देता है। इसलिए भोजन को ज्यादा से ज्यादा चबाएंगे, जिससे हम हेल्दी रहेंगे और भोजन का कंप्लीटली सही से डाइजेशन होगा। तो इसके बाद जो आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद का टॉपिक होता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स को ग्रसनी बोला जाता है, ग्रसनी जो है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, इस दोनों तंत्र में ये सामान्य होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस स्थान से दो पाइप की शुरुआत होती है। अब कौन सा पाइप है? पहला पाइप जो होता है विंड पाइप होता है, जो कि सामने की ओर होता है, और इसके जस्ट पीछे में जो है फूड पाइप होता है, यानी फूड पाइप और दूसरा विंड पाइप, यानी श्वास नली और भोजन नली की शुरुआत होता है। अब सवाल ये आता है कि जब हम लोग भोजन को निगलते हैं तो आखिर भोजन जो है श्वास नली में क्यों नहीं चला जाता है? तो भोजन श्वास नली में इसलिए नहीं जाता है कि श्वास नली के सामने जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ढक्कन के जैसा संरचना होता है। जब भोजन आता है तो जहां पे भोजन आता है वहां फैलता है, और ये फैलने के कारण जो एक ढक्कन के जैसा जो संरचना है, जिसका नाम एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस, ये श्वास नली को बंद कर देता है ताकि उसके अंदर भोजन ना चली जाए। यदि भोजन चला जाता है, कभी कभी जब खाने के टाइम कुछ बोलते हैं तो हमें छींक आती है, और छींक आने के कारण देखते होंगे कि भोजन जो है नाक से बाहर आ जाता है, श्वास नली में जाने से रोक देता है। तो इसलिए हमें एक सीख लेना चाहिए कि खाने के टाइम में हमें नहीं बोलना चाहिए, या तो पहले खा लें तब बोलें, या पहले बोल लें तब खाएं, ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। ये जान गए। इसके बाद जो है आपका ओसोफेगस आता है, ओसोफेगस, इसको हम खाद्य नली के नाम से जानते हैं, खाद्य नली। और एक वयस्क इंसान में जो है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये जो है माउथ को स्टोमक से जोड़ने का काम करता है। माउथ को स्टोमक से जोड़ने वाले पाइप को हम ओसोफेगस कहते हैं। अब ये जो होता है मस्कुलर होता है, ट्यूब लाइक होता है, और इसके अंदर हमेशा संकुचन और फैलाव होता है। जिस तरह से आपने सांप को देखा होगा कि सांप जिस हिस्से में मेढक को दबाता है वहां फैल जाता है, और फिर वहां से जब दूसरे हिस्सा में जाता है तो पहले हिस्से में संकुचन हो जाता है। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है, संकुचन और फैलाव है,
इस मोमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। पेरिस्टाल्सिस मोमेंट आपसे पूछा जाएगा पेरिस्टाल्सिस मोमेंट क्या है, तो बताना है आपको कि फूड पाइप के अंदर जब फूड को निगला जाता है उस टाइम में जो संकुचन और फैलाव होता है, इसी को हम पेरिस्टाल्सिस मोमेंट कहते हैं। अब एक चीज और जानते हैं कि ये जब स्टोमक से जुड़ता है, यहाँ पे एक भाल्व लगा रहता है जो कि फूड को रिवर्स यानी स्टोमक से बाहर निकलने से रोकता है। ऐसे समझते हैं कि जब हम ज्यादा से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो खाना ऐसा नहीं है, खाना स्टोमक से माउथ की ओर आ जाता है। या दूसरी बात समझे, जब हम सिर के बल खड़े होते हैं, पैर हमारा जब ऊपर होता है, तो ऐसा नहीं है कि भोजन जो है स्टोमक से होते हुए माउथ से बाहर निकल जाता है। या कोई आदमी पैर लगा के टहनी से टांगा हुआ है तो उस क्रम में जो है भोजन मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। जी नहीं, तो यहाँ पे एक भाल्व होता है जिसको ओसोफेजियल एस्फिंक्टर कहते हैं। एस्फिंक्टर ये भोजन को रिवर्स होने से स्टोमक से माउथ की ओर आने से रोकता है। कभी कभी हम लोगों को जब वोमिटिंग होता है तो देखे होंगे कि वोमिटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है ताकि वो भाल्व जो है उल्टा मुड़ सके और भोजन जो है स्टोमक से फिर बाहर की ओर निकल सके। तो अभी आप ये ओसोफेगस देख रहे थे। अब ओसोफेगस के बाद जो है आपका स्टोमक आता है और स्टोमक को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टेड तरीके से बताएंगे। तो अभी आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे या इस तरह के वीडियो फेसबुक पे आपको मिल सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है, आपको क्या सीख मिलती है, तो जरूर आप इसको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले और इसी तरह से आपको हम वीडियो दे सकें। एक बार फिर से बता देते हैं, हमारा जो चैनल है पीके बायोलॉजी क्लासेस और पेज का नाम है पिंकू कुमार। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना अपना प्यार दें ताकि आपको हम इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो देते रहें ताकि आपको फ्यूचर में कभी बायोलॉजी से रिलेटेड दिक्कत ना आए। हर एक कंपटीशन में आपको हम खरा मिलेंगे। आपके बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी का टॉपिक को हम डील करेंगे। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।